हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और अब बारी है माइंड मैप नंबर 2 की, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को 1 शॉट में 3 घंटे के अंदर विद क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, उसको आपको करना है, प्रैक्टिस किया। और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो धुरंधर तरीके से सबका कंप्लीट हो गया। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया उस सेशन को। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्यार आप लुटाइए, क्योंकि प्यार लुटाने से ही बढ़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। सो प्यारे बच्चों, अब बारी है आपकी इस माइंड मैप की। तो माइंड मैप हैंड रिटन मैंने बना लिए है। आई नो कि थोड़ा लेट हो गया, पर मुझे माफ़ी दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बेहतरीन माइंड मैप मैं बना के लाई हूँ। कृपया करके इसको देखिएगा, इसको शेयर करिएगा, सारे बच्चों को भेजिएगा, ठीक है। इसको हैंड रिटन मैंने लिखा है, कृपया कर इसकी इज्जत करिएगा, इसका सम्मान करिएगा। एंड मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि सारे बच्चे सेशन को शेयर कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि शिप्रा मैम बैक ऑन द गेम, ठीक है। चलिए, हैशटैग बोजो आर्मी, हैशटैग शिप्रा तिवारी बायोलॉजी आर्मी विच इज द STB आर्मी। शुरू करते हैं आज की कहानी जो कि है माइंड मैप, ठीक है। कैसा लग रहा है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोगों को जो सीखना है वो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स का। इसमें हम यूज करते हैं सेल्स, उनके पार्ट्स, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ताकि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बना सके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको आनी चाहिए है, ठीक है। क्या यूज करते हैं? सेल्स, उनके पार्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। किस चीज के लिए यूज करते हैं? ताकि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बना सके ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एनालॉग क्या होते हैं? कोई भी चीज अगर हम आर्टिफिशियली उसकी सिंथेसाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वी हैव 2 काइंड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नॉर्मल लाइफ में भी जो काम हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, डोसाइडली सब माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा है, पर हम उसमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन, एंटीबायोटिक, टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत सारे केमिकल्स बना रखे हैं, हार्मोन्स बना रखे हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी यूजफुल है। और आज हम लोग इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं बच्चे कि उसके बिना जी ही नहीं सकते। इंसुलिन, अगर किसी को डायबिटीज है, बहुत भयंकर डायबिटीज़ है, इंसुलिन नहीं दोगे तो मर ही ना जाएगा। तो कैसे बनाया तुमने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तो इंसुलिन बनाया है, लिली याद है। चलो, अब बात है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट्स है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कल मैंने आप लोगों को ये समझाया था, लेक्चर जाके देखिएगा एंड यू विल लव इट, यू विल लव इट, ठीक है। रजनीकांत की तरह मैंने पढ़ाया है। तुम जाके कमेंट करके बताना कि रजनीकांत मैं उसमें लग रही हूँ कि नहीं। कल मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने 500 से 250 कमेंट कर दिए थे कि आपको उसके बेहतरीन नोट्स भी दे दूंगी मैं, पर उसके कमेंट अभी पूरे नहीं हो पाए। तो हैशटैग जाके नोट्स वहाँ पे लिखिए, हैशटैग रजनीकांत लिखिए, हैशटैग बोजो आर्मी, STB आर्मी, जो आपका मन करे वो लिखिए। 250 होते हुए आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं बच्चों? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स को अल्टर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं ये आप लोगों को मैंने समझाया है। कैसे समझाया है भाई? मेन DNA से आपको अपना DNA काट कर निकालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? प्लाज्मिड का DNA कट करना है। प्लाज्मिड क्या होता है? हम किसी बैक्टीरिया से निकालते हैं। बैक्टीरिया से इसको निकाल लोगे तो बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग मेन DNA से क्या करते हैं बच्चों? मेन DNA से हम लोग निकालते हैं अपना टारगेट जीन। मैं इसको ज़रूर बताती हूँ हर बार। तो ये है आपका टारगेट जीन, ठीक है। माइंड मैप हो चाहे कोई भी मैप हो, पर आप लोगों को ये प्रोसेस पता होना चाहिए, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों ने लिया था क्या बच्चों? यहाँ से हम लोगों ने लिया था एक प्लाज्मिड, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? इस तरीके से कट लगाया था और फिर इस टारगेट जीन को इसके साथ जोड़ दिया था, ठीक है। डन है इतनी बात? आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। और इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों क्या बनाया था? एक रिकॉम्बिनेंट बनाया था, याद है तुम लोगों को? अब ये डायग्राम मैं ले आती, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, और बना भी है डायग्राम माइंड मैप पे, पर मैं लिख के बताऊंगी। रिकॉम्बिनेंट बन गया आपका। अब आपको क्या करना है बच्चों? इसको एक होस्ट सेल के अंदर भेजना है, ठीक है बच्चे। तो ये है आपकी होस्ट सेल। होस्ट सेल का नाम क्या है बच्चों? याद करो, ई कोलाई है। इस प्लाज्मिड को, जो कि रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
एज बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया धड़ाधड़ डिवाइड होगा, क्योंकि प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो आपका टारगेट जीन ठुसा हुआ है ये भी ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्लाज्मिड इसके अंदर बन जाएंगे और आपकी जीन की कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, याद करो, तुमको कल पढ़ाया था मैंने। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। पर जब आप जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जब आप क्लोनिंग करने के दौरान स्टेराइल कंडीशन, साफ सफाई मेंटेन करते हैं ताकि यहाँ पर किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कुछ और ना हो जाए जिससे ये मरने लग जाए, तो जब आप ऐसी कंडीशन कर रहे हो बच्चों तो इसको हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और ये जो है ये पूरी कहानी कि आप जेनेटिक देखो, इसका जेनेटिक्स हमने ऑल्टर कर दी कि नहीं कर दी। इकोलाई में कभी ये वाला जीन आ सकता था कि नहीं, पर इसकी जेनेटिक्स को ऑल्टर किया कि नहीं किया, तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यह हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है, टेक्निक जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या होस्ट की, जैसे हमने प्लाज्मिड में उसमें अपना जीन ठूसा और उसके अंदर होस्ट को डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो हमने होस्ट की फिनोटाइप को बदला कि नहीं बदला। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमको स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हर्बर्ट स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में बनाया और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया था। ठीक है, क्या यूज़ किया था बेटा, साल्मोनेला, दिख रहा है यार ये, चलो उधर। ठीक है, यूज़ किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, स्मॉल टी होगा ये, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का इस्तेमाल किया था। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया था। इस नेटिव प्लाज्मिड को उन्होंने काटा, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ठूसा और इस तरीके से उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। या आई होप कि आपको याद होगा। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, इस तरीके से एक प्लाज्मिड लिया उन्होंने, किसका लिया, साल्मोनेला टाइफी का। फिर उसके बाद इन्होंने काट दिया, काटने के बाद इसमें क्या ठूस दिया बेटा, इसके अंदर ठूस दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। याद आया, इसके अंदर क्या ठूसा था, इसके अंदर ठूसा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले प्लाज्मिड को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था इकोलाई के अंदर। तो इस तरीके से पहली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को निकालकर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ठूसा और उसके बाद इस जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया ना इसको इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये पूरी कहानी थी। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ये वाली बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब हम बात करते हैं कि क्या क्या टूल्स चाहिए हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है एंजाइम, काटने वाला एंजाइम। आपने देखा कि मेन डीएनए से आपको अपना डीएनए, अपना जीन, अपना टारगेट जीन निकालना था, तो आपने क्या यूज़ किया बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल आप करते हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब ये डीएनए को बीच में से कट लगाएगा। ये कैटेगरी है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक मटेरियल को काटता है। अब न्यूक्लियस दो टाइप का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को साइड बाय साइड कट करता है और ऐसा एंजाइम हमारी बायोटेक्नोलॉजी में तो यूज़ कर नहीं है। फिर उसके बाद होता है एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को बीच में से कट लगाता है। पर उसी की एक कैटेगरी होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से कट नहीं लगाता। पहले ये डीएनए की लेंथ को पूरा ढूंढता है कि कहाँ मुझे कट लगाना है, उसके बाद ये सेंटर से थोड़ा साइड में कट लगाता है। ठीक है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पहचानने की अपनी एक साइट है। जैसे कि तुम अपना घर पहचानते हो, वहीं घुसते हो ना, तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की पहचानने की ना बेटा अपनी एक साइट होती है। वो अपना साइट पहचानता है, पहचानने के बाद वो सेंटर पर नहीं कट लगाएगा उस साइट में। साइट मतलब क्या पहचानना, न्यूक्लियोटाइड्स को पहचानना है, बेस पेयर्स को पहचानता है, फिर उस सेंटर से थोड़ा सा अवे कट लगा देता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आपका 1963 में आइसोलेट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जो देखो मेरी बात सुनो, 1963 में मैकेनिज्म ढूंढा गया था, है ना, कि भाई बैक्टीरिया जो होता है वो अपने नेचुरल डिफेंस सिस्टम के लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, दो एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। इसमें पहला एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अगर किसी बैक्टीरिया को वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वो वायरस को मार डालती है। पर अगर वो वायरस को काट सकती है तो वो अपना डीएनए भी मार सकती है। तो अपने डीएनए को बचाने के लिए बैक्टीरिया खुद ब खुद एक मिथाइलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो जो डीएनए के चारों तरफ लग जाता है। तो अपने डीएनए को खुद नहीं मार पाओगे, वायरस को मार पाओगे। ये कब हुआ था, ये कहानी कब खोजी गई
गई थी 1963 में। कब खोजी गई थी? 1963 में। और उसके बाद 5 साल के बाद इन अराउंड 1968 जो है पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया जिसका नाम था HIND2। HIND2 इसलिए क्योंकि यही एंजाइम जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे HIND2 कहते हैं। ठीक है, हिंड मतलब H का मतलब होता है हीमोफिलस, IN का मतलब होता है इन्फ्लुएंजी, और D का इन्फ्लुएंजी, और D इज द स्ट्रेन, और 2 मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, दूसरे नंबर पे निकाला गया। पर क्योंकि यूज़ हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में और पहली बार मतलब यही है जो बायोटेक्नोलॉजी में पहला यूज़ हुआ, इसीलिए इसको हम फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मानते हैं। ठीक है, डन है इतनी बात। आई होप कि यहाँ तक की बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो छूटी हुई है वो है नेमिंग, जो मैं आपको यहीं पर बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं देखो माइंड मैप है तो मैं सब चीज़ें आप लोगों को लिख भी देती हूँ। जब भी हम नेमिंग की बात करते हैं तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इको R1, ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखा जाता है। तो इको क्या होता है बच्चों? जीनस होता है। जीनस क्या है? यहाँ पर जीनस है इश्चेरिचिया। इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है बच्चों? कैपिटल लिखा जाता है। ये क्या होता है बच्चों? ये है स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ क्या है? कोलाई, इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये क्या है बच्चों? स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? RY13। तो ये इकोलाई का RY13 स्ट्रेन है। तो इस स्ट्रेन से पहली बार फर्स्ट ये एंजाइम है इको R1। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो इको R1 सबसे पहले नंबर पे इस स्ट्रेन से ये वाला एंजाइम निकाला गया था। तो इस तरीके से आप नेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला बढ़े हम लोग बच्चों, ध्यान से समझ में आई। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से जो एंजाइम निकाला गया वो है HIND2। ये 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को, है ना, आगे और पढ़ाती हूँ, देखिए ध्यान से। अब जब भी हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये होता है GAATTC, ये होता है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, अब बेटा यहाँ से इसको ऐसा पढ़ो, चाहे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, ये सेम ही आते हैं। ठीक है, और हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहचानने की एक साइट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो इको R1 है, ये इको R1 की साइट है, मतलब जहाँ पर भी DNA में ये वाला साइट दिखेगा ये काट डालेगा। पर काटता किसके बीच में है? GA के बीच में काटता है। जब GA के बीच में कट लगाता है बच्चों, तो इस तरीके से आपका DNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। देखो, ठीक है, और ये इस एंड को हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट एंड, स्टैगरिंग एंड, जो ढूंढता रहता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस को। ठीक है, तो देखो ब्लंट एंड क्या होते हैं? मतलब यहाँ से आपका DNA था, बीच में से आपने काट दिया, ये ओह शिट, और इस तरीके से 2 DNA बन के यूज़ हो गए। पर ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये कभी भी रिकॉम्बिनेंट DNA में यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ब्लंट एंड हम यूज़ नहीं करते, हम स्टिकी एंड्स यूज़ करते हैं। स्टिकी एंड बनाने के लिए ये एंजाइम है BAMH1, HIND3, PST1, इको R1। आज तक टोटल हम 230 स्ट्रेन से 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जैसे कि मान लो कि ये है आपका जीन। ठीक है, ये है आपका जीन और ये है मान लो आपका प्लाज्मिड। अब जीन को ही हम प्लाज्मिड में फंसाते हैं। अगर आपने जीन को काटने के लिए इको R1 का इस्तेमाल किया है तो प्लाज्मिड को काटने के लिए भी आप इको R1 का ही इस्तेमाल करोगे। जब आपने जीन को काटा तो GA के बीच में कट लगा, तो देखो ये वाला उड़ के बाहर हो गया। यहाँ से आपने कट लगाया तो ऊपर का ये उड़ के बाहर हो गया। अब देखो ये दोनों ना एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को डाल दिया, हमने दोनों जीन को भी डाला, प्लाज्मिड को भी डाला और एंजाइम डाल दिया। एंजाइम ने काट के दोनों के स्टिकी एंड जनरेट कर दिए। अब ये अपने आप ही जाकर जुड़ जाएंगे और एक रिकॉम्बिनेंट DNA बना लेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। एक एक चीज़ क्लियर हो रही है आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट जो टूल है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का, वो होता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में जो सबसे चीज़ पहली होनी चाहिए वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमको ये बताता है कि जब प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाने जाएगा तो रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कहानी? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस साइट को पहचानता है काटने के लिए उसको हम रिकग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है बच्चों? क्लोनिंग साइट है ना, ये एक साइट है। देखो यहाँ पर आप अपना जो DNA है वो क्लोन कर सकते हो। अ गुड वेक्टर विल हैव द रिकग्निशन सीक्वेंस ऑफ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, तो ये इसमें ये डिटेल दिया गया है कि जो क्लोनिंग साइट है, क्लोनिंग साइट क्या है, मान लो जहाँ पर हमको अपना जीन ठूसना है। क्लोनिंग साइट मतलब रिकग्निशन साइट भी कह लो इसको। अब दिक्कत ये है बच्चों कि अगर एक ही प्लाज्मिड में एक एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट्स रहेंगी तो वो तो प्लाज्मिड के परखच्चे उड़ा देगा। आपके पास टारगेट जीन एक ही जगह ठूस सकते हो, तो बाकी पूरा DNA जोड़ोगे कैसे? पूरा प्लाज्मिड तो टूट गया है। इसलिए किसी भी प्लाज्मिड में आप देखो तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए
एक ही साइट होती है। जैसे कि ये PBr322 एक प्लाज्मिड है, आप देखो इसमें क्या है बच्चों, BAMH1 एंजाइम के लिए एक है, SAL1 के लिए एक है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, ठीक है, PVU2 के लिए एक है, PST1 के लिए एक है, PVU1 के लिए एक है, ECOR1, CLA1, HIND3, इन सब के लिए एक एक है। समझ में आई बात? तो किसी भी प्लाज्मिड में डिफरेंट एंजाइम्स के लिए साइट्स एक एक होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लाज्मिड के टुकड़े हो जाएंगे और आप इस तरीके का प्लाज्मिड अब इस बायोटेक्नोलॉजी में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास जो वेक्टर होता है, तो वेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको, हाई कॉपी नंबर वाला होना चाहिए, उसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, उसमें होने चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। तो आपके PBr322 में हमारे पास होते हैं दो सिलेक्टेबल मार्कर, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। जीन है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर इनको हम क्यों कह रहे हैं बेटा, हम सिलेक्टेबल मार्कर इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से हम ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि क्या प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट हुआ है, क्या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान गया है इकोलाई के अंदर, या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया है, क्या हुआ है, या गया ही नहीं है। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर हमको ये चूज करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, दो मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा। पहला मैकेनिज्म ये है, PBr322 की मदद से हम दो बार प्लेटिंग करके ये पहचान पाते हैं कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो लिटरली में गया है या नहीं गया है। जैसे कि अगर पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये वाला मैं लिख के बता दूं या नहीं भी लिखूंगी, पर इतनी काफ़ी है, आप लोग डिटेल से, क्योंकि ये माइंड मैप है तो आप माइंड मैप जैसे ही पढ़ोगे, डिटेल आपको वहीं पे मिलेगा। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं PBr322 का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। पर इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें दो बार आपको प्लेटिंग करनी पड़ती है, एक बार एम्पिसिलिन में और एक बार टेट्रासाइक्लिन में। ठीक है, अब ये दो बार ना करना पड़े इसलिए हम लोगों ने हमारे एनसीईआरटी में लिखा कि हमने एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड है, वेक्टर इज अ प्लाज्मिड, ठीक है, इसका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये होता है PUC8। PUC8 के पास ये है कि इसे एक ही बार प्लेट करना होता है, वो भी एम्पिसिलिन में। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पर इसके पास स्पेशल जीन होता है जिसे हम कहते हैं LAGZ जीन, और ये LAGZ जीन जो होता है ना बच्चों, ये बनाता है एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जिसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, अगर आपने LAGZ को काट दिया और अपना जीन ठूस दिया, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि LAGZ कटा ही नहीं और आपका जीन ठूसा ही नहीं, तो जब ऐसे बैक्टीरिया को आप एम्पिसिलिन में उगाओगे तो दोनों बैक्टीरिया उगेंगे, एक जिसमें LAGZ जीन सुरक्षित और एक जिसमें LAGZ जीन सुरक्षित नहीं है, उसमें अपना टारगेट जीन है। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन जीन को थोड़ी काटा है हमने, तो LAGZ जीन को काटा है। अब क्या होता है, हम दोनों बैक्टीरिया या उस प्लेट में जिसमें दोनों बैक्टीरिया उग रहे हैं उसमें हम डालते हैं एक्स-गैल नाम का सबस्ट्रेट। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो बना रहा होगा वो एक्स-गैल के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देने लग जाता है, जिससे उस कॉलोनी के चारों तरफ ब्लू कलर बनेगा। तो ब्लू कलर देखकर हम ये जान जाते हैं कि इस प्लाज्मिड का जो LAGZ जीन है वो सुरक्षित है, हमारा टारगेट जीन उसके अंदर नहीं गया, इसीलिए चारों तरफ ब्लू कलर बन रहा है। और अगर ब्लू कलर नहीं बना, व्हाइट कॉलोनी आई, मतलब टारगेट जीन हमारा ठुस चुका है, LAGZ जीन डैमेज हो गया है। इज दिस क्लियर टू यू? इसका डिटेल आपको लेक्चर देखना पड़ेगा बच्चों, इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप बिना किसी वेक्टर के अपना DNA किसी होस्ट सेल में डाल दें तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ जल्दी से, क्या आप बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो DNA है वो टारगेट सेल के अंदर बिना किसी वेक्टर के चला जाए, तो उसके लिए हमें अच्छे होस्ट बनाने की ज़रूरत है। तो बैक्टीरियल सेल को हम कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट बनाएंगे ताकि उसके अंदर DNA चला जाए? सबसे पहले उसको एक डाइवेलेंटाइन से ट्रीट करो, हमको डायरेक्ट डालना है बैक्टीरियल सेल के अंदर। जब डाइवेलेंटाइन से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाती है, फिर उसको हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक के लिए हम उसको पहले क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब गर्म ठंडा गर्म या ठंडा गर्म ठंडा। तो उसको पहले आइस में रख दो, फिर गर्म कर दो, फिर ठंडा कर दो, जिसकी वजह से उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठंडा गर्म ठंडा, ठीक है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी और उस DNA जो है वो अपने आप अंदर चला जाएगा। डन। दूसरा, एनिमल सेल में अगर आप डायरेक्ट जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमारे पास होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें अपना DNA लोड करके डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर DNA ठूस देते हैं। प्लांट सेल में अगर आप चाहते हैं, ठीक है, देखो हीट शॉक में क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, आइस बात में रखा, फिर गर्म किया, फिर आइस बात में रखा,
अपने आप डीएनए चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम चाहते हैं कि प्लांट सेल में, ध्यान दो, अगर हम चाहते हैं कि प्लांट सेल में, तो उसके लिए होती है बायोलिस्टिक जीन गन। बायोलिस्टिक जीन गन की मदद से हम अपना, बायोलिस्टिक जीन गन में क्या होता है, टंगस्टन एक गोल्ड का पार्टिकल होता है, उसके ऊपर डीएनए को आप रैप कर देते हैं और उस पर जो है उसके बाद बम्बार्ड करते हैं इस गन से, और डायरेक्टली ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं और ये जो है डायरेक्टली जो है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर अपना डीएनए ठूस देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से आप अपने डीएनए को सेल के अंदर डायरेक्टली भेज सकते हो, ठीक है। अब प्रोसेस की अगर मैं बात करूं कि देखो ये वाला डायग्राम आप भूल मत जाना किस तरीके से आप बनाते हो। पेन कहाँ गया यार, ये है, ठीक है। सो कैसे बनाते हैं, ये आपका फॉरेन डीएनए, ये प्लाज्मिड, आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, काटने के बाद क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, इसको इकोलाई सेल के अंदर डाल दिया, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ये ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो डिवाइड करेगी, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग। ये इतना प्रोसेस है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कुल मिला के इन दोनों को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हो, पर ये स्टेप होता है केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी होती है। अब स्टार्टिंग से देखने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आप अपना डीएनए बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे, प्लांट सेल को तोड़ने के लिए हमें चाहिए सेलुलेज एंजाइम, फंगस सेल को तोड़ने के लिए हमको चाहिए काइटिनेज एंजाइम, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल है। एनिमल सेल को, बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए, सेल वॉल तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है, उन्हें तोड़ने के लिए चाहिए लाइसोजाइम, जिसकी वजह से क्या बाहर आ जाता है बेटा, डीएनए। पर जब डीएनए बाहर आता है तो उसके साथ आरएनए भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, फैट भी आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रोटीएज, आरएनएज और लाइपेज डालना होगा ताकि ये सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए। अब ये डाइजेस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो इम्प्योरिटीज़ भी आएगी कि नहीं सोल्यूशन में, ठीक है। अब आपको डीएनए सेपरेट करना है, तो आप उसमें डालते हो चिल्ड एथेनॉल, ठंडी दारू। चिल्ड एथेनॉल जब डालोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसको ग्लास रॉड डाल के उस पर लपेट लो और बाहर निकाल दो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना होता है, बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक लोकेशन में डीएनए को कट करना होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर आपको क्या करना है, अब अगर आपका डीएनए देखो ये कटा या नहीं कटा, प्लाज्मिड कटा या नहीं कटा, दोनों रिकॉम्बिनेंट हुए या नहीं हुए, कैसे जानोगे, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट प्रोसेस है, दिख तो रहा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके डीएनए को लोड कर दिया जाता है इन गड्ढों में, उसके बाद इस जेल को हम डाल देते हैं एक बफर में, उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, ठीक है। जेल कौन सा है, एग्रोस जेल है, रेड एल्गी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से निकाला गया है। इस जेल में छेद होते हैं, ठीक है, और साइज के आधार पर डीएनए सेपरेट होता है। 2 इलेक्ट्रोड फंसाओगे, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की ओर भागेगा, ठीक है। अब जो भारी डीएनए है वो छेद में फंस जाएगा, इसलिए वो आगे रह जाएगा। जो छोटा डीएनए है वो आगे की ओर चला जाएगा। तो जो आगे गया वो छोटा डीएनए है, जो पीछे रह गया वो बड़ा डीएनए है, और हम इससे डीएनए का साइज पता कर सकते हैं, सिर्फ यही तरीका है। अब जेल जो है में जो डीएनए है वो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए जब हम अपने बैंड्स को इन वेल में डालते हैं तो हम एक डाई मिक्स करते हैं डीएनए के साथ, दिस इज कॉल्ड एज एथिडियम ब्रोमाइड। और इस डाई की वजह से जब इस जेल को आप यूवी रेडिएशन के नीचे लेके जाओगे तो आपका जो डीएनए है ना बच्चों, वो ब्राइट ऑरेंज कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक अक्षर आपको माइंड मैप में भी क्लियर होगा, गारंटी है मेरी। तुम सोचो, एक 3 घंटे का लेक्चर, एक 30 मिनट का माइंड मैप है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, पर आपको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हमने कर दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसके बाद जब ये बैंड्स निकले तो इसको हम काट के निकाल लेते हैं बाहर, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूजन। तो क्रूड डीएनए निकाल रहे हो स्पूलिंग, पर डीएनए के पीसेस निकाल रहे हो जेल से, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूजन। डन है, समझ में आ गई बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें उस डीएनए के मल्टीपल पीसेस बनाने हैं तो हम करते हैं पीसीआर, जिसमें हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं डीएनए के पीसेस के, मतलब कुछ घंटों में, आधे घंटे 45 मिनट में बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। इसे कैरी मुलिस ने दिया था। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डालेंगे, फिर सबसे पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 90 से ऊपर होता है, हाई टेम्परेचर में डीएनए सेपरेट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि आप जब पीसीआर में ट्यूब डाल रहे हो तो उसमें प्राइमर, डीएनटीपीज मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जिससे डीएनए बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर और ये डीएनए डालकर ही लोड करते हो। अब जो प्राइमर है, एनेलिंग का स्टेप 55 डिग्री पे होगा और आपका जो प्राइमर होगा वो डीएनए के 3' एंड पे ज्वाइन होगा, और हमेशा जो प्राइमर की डायरेक्शन होती है वो होती है 5' to 3'। आप कहीं भी देख लो, प्राइमर की डायरेक्शन ये होगी, डीएनए की डायरेक्शन 3' होगी, ठीक है। तो डीएनए के 3' एंड पे जाके जुड़ जाता है, पर प्राइमर की डायरेक्शन क्या है बच्चों, 5' to 3', ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि हमने थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला है। ये
डीएनए पॉलीमरेज डी एनटीपीज को लाएगा और यहाँ पर डी एनटीपीज को जोड़कर डीएनए का स्ट्रैंड बनाता जाएगा। इस तरीके से डीएनए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर है वो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इस तरीके से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बनकर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये मल्टीपल कॉपीज बन गई है हमारे पास, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है बात? अब आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया, उसको होस्ट के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। तो एक मल्टीपल कॉपी बनाने का ये तरीका है। और एक अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके होस्ट सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन रहा है, उस होस्ट सेल से हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमको निकालना है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि बहुत बने, उसे हम बनाते हैं बायोरिएक्टर में। बायोसिंथेसिस फेज होता है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। बायोरिएक्टर में हम टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, सबस्ट्रेट जिसको हमको उगाना है, विटामिन, ऑक्सीजन सब कुछ देते हैं। सबसे कॉमन जो बायोरिएक्टर होता है वो होता है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसका जो कर्व होता है वो कर्व बेस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें टेम्परेचर, पीएच कंट्रोलर होता है। इसमें आप पूरा एक मीडियम भर देते हो जिसमें आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखो फ्लैट ब्लेड्स होती है, ये फ्लैट ब्लेड घूमती जाती हैं, आपका मीडियम भी घूमता जाता है ताकि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। यहाँ फोम ब्रेकर होता है ताकि फोम ना बन जाए, अदरवाइज एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी और एनारोबिक होते ही आपका बैक्टीरिया मर जाएगा। यहाँ से आप स्टेराइल एयर को जाने देते हैं ताकि साफ सुथरी ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मिलती जाए ताकि वो मरे नहीं। दूसरा होता है फ्लैट सरफेस वाला स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में यहाँ पर एक चीज़ लगी होती है जिसे हम कहते हैं स्पार्जर। स्पार्जर के थ्रू आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुलों को भेजते हैं जिससे आपका मीडियम मिक्स होता है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें भी लगी होती है। ये देखो गैस एंट्रेनमेंट, मतलब बुलबुलों की वजह से जो वेव उठती है ना, इसमें आपकी गैस ट्रैप हो जाती है, ठीक है। आप अपना प्रोडक्ट बना चुके हो, उसके बाद प्रोडक्ट को बाहर निकालो, उसे सेपरेट करो, प्यूरिफाई करो, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके पैक करके मार्केट में भेज दो। दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये हुआ माइंड मैप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूँ कि शिप्रा मैम के लेक्चर्स कब कब आते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, शिप्रा मैम का जो लेक्चर होता है बेटा वो होता है ट्यूसडे को और वो होता है आपका थर्सडे को। समय क्या है उनका, समय है बेटा 2:30 PM, ठीक है। समय क्या है राजा, 2:30 PM, ठीक है। और इसके अगले दिन ही नेक्स्ट डे आपको क्या मिलता है इन चैप्टर्स का, नेक्स्ट डे जो है वो मिलता है इनका माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप। तो मैम इसकी प्रैक्टिस कब करेंगे हम लोग, ये जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी संडे को। टाइमिंग अपन देख लेंगे क्या है, ठीक है। अब 26 जनवरी तो देखते हैं, कल करवा देती हूँ, हो सकता है संडे को कराऊंगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली 2:30 बजे ही होगा। तो ये मेरा प्लीज़ कृपया करके इसको आप रट लीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जब आप मेरे सेशन में आओगे तो एक एक कंसेप्ट मैं कवर कराऊंगी, आपको कभी बोर नहीं होने दूंगी। 3 घंटे आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का लेक्चर जाके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और गारंटी दे रही हूँ कि आप उसके साथ पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में लेके जाएंगे। 2025 में हमारा लक्ष्य ये है कि बायोलॉजी में 360 में 360 आएँ, और वो गारंटी मेरी है, वो मैं आपको दिला के रहूँगी। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी जिनके आने की संभावनाएं नीट में सबसे ज़्यादा हैं। ये माइंड मैप सोचो मैंने हैंड रिटन बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी ऐसा नहीं कि मैंने पहले से बना के रखी थी, ये मैंने कल रात में आप लोगों के लिए बनवाया है, ठीक है। कुछ इसमें बनवाए हैं, कुछ बनाए हैं, डायग्राम्स बताए, मतलब दिमाग की पिच्ची करवाई है मैंने आप लोगों के लिए, फिर ये रेडी हुए हैं बच्चों। कृपया करके इनको अच्छे से पढ़ना और शेयर करना। थैंक यू सो मच बच्चों। #बोजो आर्मी जो शपथ ली है उसको पूरा करना है। ओथ फॉर्म को ज़रूर भरिए ताकि आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सके। बाय बाय, लव यू बच्चों, टेक केयर।